वेलकम टू रिव्यू एग्जाम। आज हम रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आउटपुट प्रक्रिया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को आउटपुट प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। सामान्य आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के मध्य हुआ? 1921-22। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मोपला विद्रोह 1921-22 के मध्य हुआ। मोपला विद्रोह है क्या? विद्रोह ने 1920 में कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू किए गए असहयोग आंदोलन से प्रेरणा ली। मोपला केरल के दक्षिण मालाबार क्षेत्र के मुस्लिम मपल्ला है। इसे सैयद अली और सैयद फजल अली के नेतृत्व में लिया गया। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। साहित्य अकादमी है क्या? यह भारत की भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संगठन है जिसकी स्थापना यानी साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका कार्यालय रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? कार्ल लिनियस। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वर्गीकरण विज्ञान है क्या? यह जीवों के वर्गीकरण का अभ्यास और विज्ञान है। कार्लोस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पौधों और जानवरों को परिभाषित करने और नामकरण करने के लिए समान प्रणाली तैयार की और उसका अनुसरण किया। नामकरण की उनकी द्विपद प्रणाली ने प्रजातियों को एक सामान्य नाम जीनस और एक विशिष्ट नाम प्रजाति द्वारा पहचाना। उनके प्रकाशन स्पीसीज प्लांटरम ने नई वर्गीकरण प्रणाली का वर्णन किया और सभी फूलों वाले पौधों और फर्न के नामकरण के प्रारंभिक उपयोग को चिन्हित किया। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ? 13 अप्रैल 1919। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। सत्याग्रह के सिलसिले में रॉलेट एक्ट के तहत 10 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी से पंजाब में गंभीर अशांति फैल गई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा हुई। बैठक शुरू होते ही जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अंधाधुंध भारी फायरिंग का आदेश दिया। नतीजतन सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए। 1200 से अधिक लोग घायल हो गए। इस हत्याकांड के कारण R.N. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो नजर रखता है वायु प्रदूषण। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। लाइकेन को बायो इंडिकेटर के रूप में जाना जाता है। जैव संकेतक से जीवित जीव हैं जो पर्यावरण में बदलाव के लिए विशेष रूप से स्पष्ट तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के लिए उपयोगी बायो इंडिकेटर है, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए, क्योंकि वे अपना पानी और आवश्यक पोषक तत्व मुख्य रूप से मिट्टी से नहीं बल्कि वातावरण से प्राप्त करते हैं। लाइकेन वे जटिल जीवन रूप हैं जिनमें दो अलग अलग जीवों, एक कवक एक शैवाल की सहजीवी साझेदारी होती है। लाइकेन अपनी अधिकांश विशेषताओं को कवक से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, येन कहाँ की मुद्रा है? जापान। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है? जापानी येन। उत्तर से दक्षिण की तक जापान के 6 मुख्य द्वीप हैं। सखालिन, होक्काइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु और ओकिनावा हैं। सखालिन रूसी संघ का हिस्सा है। होंशु सबसे बड़ा द्वीप है। जापान में होंशु सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी टोक्यो इसी पर स्थित है। होंशु द्वीप पर जापान की राजधानी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वर्तमान में राज्य विधानमंडल केवल 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है। अब
विधानसभा का उल्लेख है तो किस भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि विधानसभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने का प्रस्ताव पारित करती है। विधान परिषद का आकार भिन्न हो सकता है, लेकिन इसकी सदस्यता विधान परिषद की सदस्यता से 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी जीएनपी से मूल्यह्रास मूल्य घटाकर प्राप्त किया जाता है। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, और जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मैडम कामा द्वारा स्टुटगार्ट में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्करी कर लाया गया था? इंदुलाल याग्निक। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मैडम भीकाजी कामा। वो विदेशी धरती पर भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला थी। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में तिरंगा झंडा फहराया गया था। तिरंगे में हरा, केसरिया और लाल रंग की धारियां थीं। मैडम भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया झंडा इंदुलाल याग्निक द्वारा ब्रिटिश भारत में तस्करी कर लाया गया था। अब यह पुणे में मराठा और केसरी पुस्तकालय में प्रदर्शित है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी में एनआईयू का क्या अर्थ है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग नहीं है? पीरोम। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? एक कंप्यूटर सिस्टम में एक सहायक मेमोरी सबसे कम लागत वाली, उच्चतम क्षमता और सबसे धीमी पहुंच वाली स्टोरेज है। यह प्रकृति में स्थायी है, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इन मेमोरी में प्रोग्राम और डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए यह तत्काल उपयोग में नहीं होने पर रखा जाता है। सहायक मेमोरी के उदाहरण हैं चुंबकीय टेप, फ्लॉपी, सीडी-रोम और चुंबकीय डिस्क। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस किसकी एक पहल है? यूरोपीय संघ। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस पहल का उद्देश्य क्या है? यूरोपीय संघ और गरीब विकासशील देशों के बीच जलवायु परिवर्तन पर एक नया गठबंधन बनाना है, जो सबसे अधिक प्रभावित हैं, जिनके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने की सबसे कम क्षमता है। इसे 2007 में बनाया गया था। 2015 में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के बाद ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस को ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस पहल बन गया और मध्यम आय वाले देशों को शामिल करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए इसका विस्तार हुआ। जिन 8 क्षेत्रों में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस संचालित होता है वे हैं कृषि और खाद्य सुरक्षा, जिसमें मत्स्य पालन शामिल है, आर्थिक विकास और पर्यटन, शिक्षा और अनुसंधान, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें वानिकी शामिल है, पानी और सफाई व्यवस्था, आपदा जोखिम में कमी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा, परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन, सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ये एप्पल का फुल फॉर्म है। यह एक प्रायोगिक संचार उपग्रह था जिसे एरियन 1 द्वारा 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। ये भारत का पहला संचार उपग्रह था। रोहिणी RS-1 भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण था। इसका उपयोग SLV-3 के दूसरे प्रायोगिक प्रक्षेपण के उड़ान के दौरान प्रदर्शन को मापने के लिए किया गया था। 18 जुलाई 1980 को प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट ये क्या है? ये भारत का पहला उपग्रह था। इसे 19 अप्रैल 1975 को U-11 इंटर कॉस्मोस का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह वो क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है क्या कहलाता है? जीव मंडल। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? ग्रैमी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ग्रैमी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। NARAS को रिकॉर्डिंग अकादमी भी कहा जाता है। यह संगीत उद्योग में उपलब्धि को पहचानने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की चमकती हुई सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
सूर्य की चमकती हुई सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। अब बात यहाँ पर सूर्य की है। सूर्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सूर्य का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। ये सूर्य 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्वों से मिलकर बना है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन परमाणु संलयन के कारण हीलियम में परिवर्तित हो जाता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। सूर्य की चमकदार सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। पतली गर्म गैसों से बने सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है। मध्य सतह वर्णमंडल है। प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस और वर्णमंडल का तापमान लगभग 32,400 डिग्री सेल्सियस और कोरोना का लगभग 2,70,000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है 49वीं समांतर रेखा के बीच की सीमा है। 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कुछ महत्वपूर्ण समांतर रेखाओं को हम पढ़ लेते हैं। 17वीं समांतर रेखा दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच में है। 49वीं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है। 20वीं लीबिया और सूडान के बीच में है। 25वीं मॉरिटानिया और मलिक के बीच में है। 31वीं ईरान और इराक के बीच में है। 38वीं दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में है। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच में है। मैगी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मेनरहिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सिगफ्राइड रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। नीली रेखा लेबनान और इजराइल के बीच में है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को। सत्याग्रह के सिलसिले में रॉलेट एक्ट के तहत 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी से पंजाब में गंभीर अशांति फैल गई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा हुई। बैठक शुरू होते ही जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अंधाधुंध फायरिंग का आदेश दे दिया। नतीजतन सैकड़ों पुरुष, महिलाएं, बच्चे मारे गए। 1200 से अधिक लोग घायल हो गए। इस हत्याकांड के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? शिव कुमार शर्मा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वह एक संगीतकार और संतूर वादक हैं। वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। संतूर क्या है? यह एक ट्रेपोजाइड के आकार का अंकित जनसीमर यंत्र है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत संबंधित है अल्बर्ट आइंस्टीन। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है उर्वरकों में क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? धूसर। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां और उनसे संबंधित पढ़ लेते हैं। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से है। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से है। सिल्वर क्रांति फाइबर उत्पादन से है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। हरित क्रांति अनाज उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति शहद और बागवानी से रिलेटेड है। रजत क्रांति अंडा और कुक्कुट उत्पादन से है। भूरी क्रांति उच्च किस्म की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने, विपणन और निर्यात के लिए मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा? सिराजुद्दौला। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्लासी की लड़ाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई जीती। नवाब को सभी मांगों को मानने के लिए मजबूर किया। मीर जाफर, मणिक चंद, कलकत्ता के प्रभारी अधिकारी अमीन चंद, अमीर सिख व्यापारी जगत सेठ, बैंकर खादिम खान, नवाब की सेना के कमांडर सभी अंग्रेजी पक्ष में थे। नवाब को धोखा दिया। नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर के बेटे मीरान ने मार डाला। अब सिराजुद्दौला कौन थे? सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान के पोते थे। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार में अंग्रेजी कारखाने को जब्त कर लिया। कलकत्ता तक मार्च किया। फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। वह ब्लैक होल त्रासदी जो 20 जून 1756 को हुई के लिए जिम्मेदार था। रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता को पुनः प्राप्त किया और अलीनगर की संधि 2 जनवरी 1757 को हस्ताक्षर हुए। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? द्रव्यमान। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अदिश राशि वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में द्रव्यमान, गति, आयतन, ये अदिश राशि हैं। अब यहाँ पर जब अदिश राशि की बात हो गई है तो सदिश राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं और त्रिभुज के नियम का पालन करती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे विस्थापन वेग और समवेग। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? बॉयल का नियम। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब विकल्प में गै-लुसाक का नियम, चार्ल्स का नियम और ग्राहम का नियम का उल्लेख किया, तो इनमें क्या बताया गया है ये भी पढ़ लेते हैं। चार्ल्स का नियम, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, ये बात चार्ल्स के नियम में बताई गई है। गै-लुसाक का नियम क्या है? स्थिर आयतन पर किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का दबाव केल्विन में तापमान के सीधे अनुपातिक होता है। और ग्राहम का नियम का, इस नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसी कारण इसे एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? चीन, यूके, रूस, फ्रांस और यूएसए। मूल प्रस्ताव को वीटो करने के लिए 5 स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति दी गई है। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात यहां पर राष्ट्रमंडल खेलों की है। राष्ट्रमंडल खेलों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल क्या है? राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक के बाद दुनिया का सबसे बड़ा खेल महोत्सव है। खेल 4 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किया गया था। 1934 में लंदन में आयोजित दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? वर्ष 1934 में। 1930 से 40 और 46 को छोड़कर 1930, 40 और 46 को छोड़कर हर 4 साल में खेलों का आयोजन किया जाता रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार की है, तो वो 5 बार कौन कौन से? 1938 में, 1962, 1982, 2006 और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। राष्ट्रमंडल देश किसे कहते हैं? ये 54 सदस्यों का एक राजनीतिक संघ है जो ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व के क्षेत्र थे। अब इंग्लैंड ने राष्ट्रमंडल खेलों की 3 बार मेजबानी की है, 1934, 2002 और 2022। न्यूजीलैंड ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 3 बार की है, 1950, 1974 और 1990। कनाडा ने 4 बार की है, 1930, 1954, 1978 और 1954। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य का भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? बड़ी आंत। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। इसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। यह कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है और कचरे को हटाता है। हृदय और उसके हिस्से कोशिकाएं, नसें और रक्त संचार प्रणाली का हिस्सा है। हृदय ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त पंप करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? M.N. राय। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। संविधान सभा का विचार 1934 में M.N. राय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 संविधान के साथ साथ एक अंतरिम सरकार गठित करने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की परिकल्पना की गई।
संविधान सभा को संविधान को अंतिम रूप देने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। सभा ने मसौदा या प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को नियुक्त किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के पहले अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, सेब से संबंधित रोग को किस रूप में जाना जाता है? फायर ब्लाइट रोग। इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही है। फायर ब्लाइट रोग ये एक आम और बहुत विनाशकारी जीवाणु रोग है जो सेब और नाशपाती में दिखाई देता है। यह जीवाणु इरविनिया अमाइलोवोरा के कारण होता है। यह रोग फूल, फल, टहनियों, शाखाओं और पूरे सेब के पेड़ों को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स यह उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा पन बिजली संयंत्र है। 2400 मेगावाट टिहरी हाइड्रो पावर परिसर भागीरथी नदी पर बनाया गया है। टिहरी परियोजना में शामिल है टिहरी बांध जल विद्युत संयंत्र, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना और टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने वर्ष 1867-68 में राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए होने का अनुमान लगाया। अब बात दादा भाई नौरोजी की है। दादा भाई नौरोजी को डिस्कस कर लेते हैं। उन्हें इंडियन ग्लैडस्टोन और भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। वो पहली भारतीय होने के लिए एक लिबरल पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निकासी और उसके प्रभाव पर प्रकाश डाला है। वह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, जन शिक्षण संस्थान किसके तत्वावधान में संचालित होता है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोल गुंबज अवस्थित है कर्नाटक। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गोल गुंबज इसे मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनवाया गया था। यह कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला गुंबद है। राजवंश के आदिल शाहिस इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। राजवंश में बाद में औरंगजेब द्वारा कब्जा कर लिया गया था। राज्य के सबसे बड़े शासक इब्राहिम आदिल शाह थे। उन्होंने फारसी भाषा के स्थान पर डाकिनी भाषा का परिचय दिया। तो गोल गुंबद से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब चालू किया गया? 1969। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र ऊर्जा स्टेशन था। इसे वर्ष 1969 में कमीशन किया गया था। यह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की मदद से बनाया गया था। परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा संचालित है। भारत में अन्य प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रावट भाटा राजस्थान, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष ढांचा भारत सरकार की एक पहल है। यह किसके लिए है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सुधार के लिए। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इंद्रधनुष क्या है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पीएसबी के लिए इंद्रधनुष इसे साल 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके 7 घटक, इस योजना के 7 घटक हैं, जिसके कारण इसे मिशन इंद्रधनुष कहा जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में सुधार करना और उन्हें निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना। इसके 7 घटक कौन कौन से हैं? नियुक्तियां, बैंक बोर्ड, ब्यूरो, पूंजीकरण, तनाव मुक्ति, सशक्तिकरण, जवाबदेही का एक ढांचा और शासन सुधार है। और एक योजना आई थी मिशन इंद्रधनुष। इस योजना का उद्देश्य क्या था? इसे दिसंबर 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में सभी बच्चों के लिए टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना है। इस कार्यक्रम के तहत भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है?
नर्मदा नदी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर सरदार सरोवर बांध की है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। सरदार सरोवर बांध गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को पानी और ऊर्जा प्रदान करता है। परियोजना की आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में बांध को राष्ट्र को समर्पित किया। अब इसमें विकल्प में नर्मदा नदी की भी बात की गई है, तो नर्मदा नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नर्मदा नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के तट पर है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है कांस्य युग से। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी, इसी कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? गाय का। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित की गई है? पशुपति। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर शील पर एक पुरुष ध्यान करते हुए मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके बाईं ओर एक भैंसा और गैंडा और भैंसा और दाईं ओर एक हाथी और बाघ है। इसे पशुपति शिव के रूप में जाना जाता है। मार्शल ने इन्हें रुद्र शिव बताया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। दिए गए विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा? अलेक्जेंडर कनिंघम। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ प्राचीन वस्तुएं प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मुख्य अंतर क्या है? पहली नगरीय थी, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सिंधु सभ्यता का काल रेडियो कार्बन 14 जैसी विश्लेषण पद्धति के द्वारा 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि थी, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सिंधु सभ्यता की लिपि में भाव चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। इस लिपि की अभी तक सही पहचान नहीं हो सकी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार या अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। मोहनजोदड़ो की एक अन्य स्मारक विशाल अन्नागार है, जो 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा है। अगला क्वेश्चन है, आमरी को हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल किस प्रांत में आमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? पाकिस्तान के सिंध। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आमरी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर है लोथल। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहां से एक गोदी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोथल के बारे में, एक महत्वपूर्ण जानकारी कि यहां से एक गोदी यानी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल लोथल की खोज एस आर राव ने की थी। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव हैं। 1955 से 62 के क्षेत्र में वर्तमान क्षेत्र अहमदाबाद है। और लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है,
भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपके पास स्टडी रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो ये था आज का हमारा रेलवे एनटीपीसी एग्जाम अति महत्वपूर्ण 50 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।